Hello everyone, welcome to our channel अतुल क्लासेस। हाय मैं अतुल श्रीवास्तव, एजुकेटर, मेंटर एंड कैरियर कोच। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इकोनॉमिक्स सीरीज में कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने 7 वीडियो हमने डाल दिए हैं और 7 वीडियो के अंदर हमने सभी टॉपिक्स जो इंट्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट हैं, जिससे आप इकोनॉमिक्स की बारीकियों को समझ सकते हैं, वो सारी बातें उसमें इंक्लूड हैं। आज का जो वीडियो है हमारा, वो वीडियो बेस्ड है नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि इंट्रोडक्शन में ही है। इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन का अगला टॉपिक है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स को समझना बहुत जरूरी है। तो इसका टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या क्या है, इस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। देखेंगे मेरे साथ साथ द प्रॉब्लम ऑफ scarcity of resources is not only limited to the individual but also to the whole society। पूरी सोसाइटी से रिलेटेड है स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम। स्कैर्सिटी का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज, जब रिसोर्सेज की बहुत कमी हो। तो ये एक प्रॉब्लम आपको नजर आ रही होगी कि रिसोर्सेज लोगों के पास बहुत कम है और उस कम रिसोर्सेज में वो अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। एक्चुअली दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो कुछ बातें इसमें हम लोग लिख लेते हैं। थ्योरी की है, बेसिक बातें हैं, उसको हम लोग नोट करते हैं। दिस गिव्स rise to the problem of how to use scarce resources to attain maximum satisfaction। to attain माने प्राप्त करना, maximum satisfaction। this is generally called the economic problem। इसे ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। the central economic problem is further divided into four basic economic problems। these are: number one, what to produce; number two,
how to produce. Number 3, for whom to produce. And number 4, what provisions, if any, are to be made for economic growth. ये 4 जो है ये मेजर और सेंट्रल प्रॉब्लम है दोस्तों। बात कर लेते हैं इन प्रॉब्लम्स पे। देखिए इकोनॉमिक्स के अंदर ये 4 प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी या सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। अब ये पहली प्रॉब्लम जो है व्हाट टू प्रोड्यूस। दोस्तों हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, किसी भी चीज़ का रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। हमारे पास लैंड लिमिटेड है, मनी लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है, हर चीज़ लिमिटेड है। एवरीथिंग इज लिमिटेड टू अस। In spite of that, we have to satisfy our maximum resources in a maximum unlimited want in a limited resources, so that we can use a better resources, है ना। जैसे रिसोर्सेज में अगर मैं बात करूँ कोल की, तो कोल हमारे पास बहुत लिमिटेड है, लेकिन इस कोल का किस तरीके से हमें यूज करना है ये हमें सीखना होगा दोस्तों। अब ये कैसे हम सीख सकते हैं, इसके लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि सबसे पहले तो हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक्स की, प्रॉब्लम ये है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। हमारे पास मनी तो लिमिटेड है, लेकिन हम उस लिमिटेड मनी का क्या करें, ऐसे क्या कौन सा काम करें, ऐसा कौन सा प्रोडक्शन करें जिससे कि अधिक से अधिक लोग उससे लाभान्वित हो सके, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके और हम ऐसा महसूस कर सके कि हमने सही जगह पर पैसा लगाया है। तो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑफ इकोनॉमिक्स इज दैट व्हाट टू प्रोड्यूस, कि प्रोड्यूस क्या किया जाए। दूसरी प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स की है हाउ टू प्रोड्यूस। अच्छा आपने डिसाइड कर लिया कि अब ये काम करना है, अब उस काम को करने के लिए कैसे उसको करना है ये भी पता होना चाहिए। इसकी भी प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं होने के कारण हम ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो जैसे टेक्नोलॉजिकल यूजेस कौन कौन से हैं, कहाँ से कौन सी मशीनें आएंगी, किस तरीके से हम लोग सेटअप को स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी इंडिया की प्रॉब्लम्स हैं जिसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं। इसकी वजह से उनको ये नहीं पता होगा हाउ टू प्रोड्यूस। भाई रिसोर्सेज लिमिटेड है, मान लीजिए कि लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि ये प्रोड्यूस करना है, लेकिन सारी टेक्नोलॉजी आप नहीं खरीद सकते हैं, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। उस लिमिटेड रिसोर्सेज में ही कैसे अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सकें, इसलिए प्रश्न ये आता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। चलिए एक मिनट के लिए मानते हैं कि आपने ये भी डिसाइड कर लिया हाउ टू प्रोड्यूस। फिर प्रश्न आएगा, मान लीजिए प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, कौन कौन से हमारे कस्टमर होंगे जो हमारे प्रोडक्ट को लेंगे, हमारी सर्विसेज को लेंगे। तो इसकी भी एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कब कौन सा कस्टमर चेंज हो जाए, कब कौन सा कस्टमर बदल जाए हम नहीं जानते। आज लक्स साबुन बिक रहा है, कल कोई और साबुन बिकने लगेगा। तो ये जो प्रोडक्ट का है ना कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो किसके लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाए और कौन हमारे प्रोडक्ट को कंटिन्यू लेता ही रहेगा। तो इस चीज ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि कौन से ऐसे प्रोविजन हैं जो हम ले सकें, जो कर सकें, ताकि फ्यूचर में हमारे जो रिसोर्सेज है उसका प्रेजेंट में भी यूज हो सके और फ्यूचर में भी यूज हो सके। ये जो इसके लिए जो प्रोविजन किया जाता है जिससे कि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज का वो भी यूज कर सकें, तो इसके लिए आपको स्पेशल प्रोविजंस करने होंगे, इसके लिए आपको कोई भी चीजें वेस्ट नहीं करनी होगी, तभी जाके ऐसा संभव है। इसलिए ये चौथी जो बड़ी प्रॉब्लम है व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड, जबकि प्रोविजंस में समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज सेफ रहें और भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसका लाभ उठा सकें। तो आप समझ सकते हैं कि ये 4 बेसिक और बड़ी प्रॉब्लम है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इस पर विचार करना, इस पर डिस्कशन करना और इसके जो सोल्यूशंस हैं वो आज भी ढूंढे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक और छोटा सा पढ़ेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व।
ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये क्या बताता है? देखिए, द नेचर ऑफ बेसिक प्रॉब्लम एक्सप्लेन्ड एवं ऊपर आपको बता दी गई है अभी कि क्या प्रॉब्लम है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक कैन बी बेटर understood with the help of an important tool of economics known as production possibilities curve। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये बताता है दोस्तों कि हमारे जो सेंट्रल इकोनॉमिक हमारी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को कर्व के पर कैसे दिखाया जाए और कैसे उन प्रॉब्लम्स का सलूशन कर इस कर्व पे दिखाया जाए। तो जो जो कर्व बेटर प्रेजेंटेशन करता है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम की और उनके रिसोर्सेज को यूज करने की, ऐसे कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज में कितने प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है और कैसे पॉसिबिलिटी है, कितना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो ऐसा कर्व जो लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे, लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करके दे, लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात कहे कि कहाँ पर कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं हम, ऐसे कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। वेरी गुड। तो इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका नाम है और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इसी का दूसरा नाम है। इज अ ग्राफ, ये ग्राफ होता है that show the different rate of production of two goods that an individual or group can efficiently produce, that an individual or group can efficiently produce with limited productive resources। तो इसको हम लोग एक टेबल में भी समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी बात। Growth in 1000 meters
वेट इन 1000 कुंटल। और ये रही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस तरीके से आप कॉलम बना लेंगे। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम ए, बी, सी, डी, ई थोड़ा छोटा लिख देते हैं क्योंकि आ नहीं पाएगा इसमें। ए, बी, ई और एफ। इस तरीके से हमारे पास ए से लेकर एफ तक पॉसिबिलिटीज है किसी भी प्रोडक्शन को करने की। तो क्लोथ के अंदर मान लीजिए कि जो चीज अगर क्लोथ हमें 0 मिल रहा है, पहला केस, पहला पॉसिबिलिटी, तो वेट हमें मिलेगा 15 कुंटल। क्लोथ हमें कुछ नहीं मिलेगा तो वेट मिलेगा 15 कुंटल। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ नहीं होगी। लेकिन अगर क्लोथ मिलेगा 1 यानी 1000 मीटर, तो ये 14 हो जाएगा। और ये अगर 2 मिलेगा तो ये 13 हो जाएगा। ये 3 मिलेगा तो ये 12 हो जाएगा। और ये 4 मिलेगा तो ये 9 हो जाएगा। और ये 9 की जगह या 3 की जगह 9 कर लो, 3 के सामने 9 हो जाएगा। और ये 4 मिलेगा तो इधर 5 हो जाएगा। और इधर 5 मिलेगा तो ये 0 मिलेगा। इस तरीके से कुछ प्रोडक्शन के बारे में, 2 गुड्स के बारे में बातचीत की जा रही है। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5। अब समझ लेते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता क्या है। दोस्तों, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये बताता है कि अगर पहले केस में पहली पॉसिबिलिटी है कि हम क्लोथ को कुछ ना लें, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेस हमारे पास, मान लीजिए कि 20,000 रुपये हैं। 20,000 रुपये के अंदर अगर हम क्लोथ कुछ भी ना लें तो हमें गेहूं मिलेगा 15 कुंटल। ठीक है, एक एग्जांपल लिया मैंने, गेहूं मिलेगा 15 कुंटल। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लोगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है एक चीज को छोड़कर दूसरे को ले लेना। तो जो जिस चीज को छोड़ा है, वो जो लेफ्ट चीज है, वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि हमारे पास वो भी अपॉर्चुनिटी थी। तो देखिए, यहाँ पर कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं, लेकिन हमने क्या कहा, यहाँ पे कहा हमने कि अगर 1000 मीटर क्लोथ मिलेगा तो 14,000 कुंटल वीट मिलेगा। मतलब अगर इधर आप एक ले लोगे तो इधर आपको 14 मिलेगा। तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, क्योंकि इसको छोड़ा, ये लिया, इसको लिया। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटी, दोनों को हम मेंटेन करते चल रहे हैं अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड हैं, और हम कैसे दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2 गुड्स को। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए लिखा है पीपीसी, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज अ ग्राफ। एक ग्राफ होता है जो बताता है, क्या दिखाता है, दैट शो द डिफरेंट रेट ऑफ प्रोडक्शन, अलग अलग रेट पर प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स। 2 गुड्स का प्रोडक्शन आप अलग अलग रेट पर कैसे कर रहे हैं। और दैट एन इंडिविजुअल और ग्रुप कैन इफिशिएंटली प्रोड्यूस विद लिमिटेड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हमारे कैसे हैं, लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हम कैसे 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन बनाकर चल रहे हैं उतने ही पैसे में। ये बताता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नोट कर लीजिए, ये एक बेसिक बात है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, इसमें बहुत कुछ खास नहीं है। इसका अगर हम ग्राफ देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, इसको भी समझ लीजिए। चलिए ग्राफ समझाते हैं आपको। ये टेबल ध्यान रखिएगा, इस टेबल से ही ग्राफ बनेगा। जीरो एक्स, यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5।
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये वाई है, ये वीट मान लो WHEAT वीट, क्योंकि ये 15 कुंटल तक खरीदा हम लोगों ने, और ये 5 कुंटल तक गया था, ये सॉरी 5 मीटर तक 5000 मीटर तक गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा था क्लोथ। तो इस तरीके से हमने बनाया। तो अगर हम पहला केस लेते हैं कि अगर हम ये एक लेंगे, क्या मतलब क्लोथ, तो गेहूं कितना मिलेगा, 14 मिलेगा, 14, ठीक है। ये दो लेंगे तो गेहूं कितना मिलेगा, 13 मिलेगा, 13। अदरवाइज फिर 12 मिलेगा, 3 में कितना है, 12 है, 3 में 9 है, और इसमें 12 है, यहाँ पे 12 है, ठीक है। ठीक है, 12 मिलेगा, और यहाँ पे 9 मिलेगा थर्ड में। और इसके बाद फोर्थ का देखिए, फोर्थ में कितना था, फोर्थ में मिलेगा 5, ये होगा। और इसके बाद इस तरीके से होगा, और 5वें नंबर पे अगर ये पूरा 5 ले लोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से है। अब ये देखिए, ये कर्व इस तरीके से हम लोग मैच करेंगे और मिला देंगे। तो इस तरीके से जब आप मिला देंगे तो ये पूरा कर्व बता रहा है कि अगर कोई क्लोथ 1 लेंगे तो ये 14 लेंगे, अगर कोई क्लोथ 2 लेंगे तो ये 12 लेंगे, अगर कोई क्लोथ 3 लेंगे तो ये 9 लेंगे। तो इस तरीके से दोनों के बीच में। और रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर दोनों गुड्स एंड पीपीसी, सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशन बता रहा है हमारा पीपीसी, ठीक है। बात समझ में आ गई, ध्यान से समझ लीजिए। ओके क्लास, वेरी गुड। अब एक छोटी सी बात और, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या एक्चुअली फाइनली बताता है, इसकी थ्योरी लिख लीजिए, बस ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। फिर हम लोग डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे। चलिए थ्योरी लिख लीजिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, कि ऑल पॉइंट्स ऑन PPC curve so that goods and services are produced at least cost and no resources is wasted, no resources is wasted, an economy is productively efficient, no resources is wasted, but that does not mean there is no scope of progress when the economy makes progress in technology, when the economy makes progress in technology,
टेक्नोलॉजी when engineers and scientists discover new and better way of doing things, discover new and better way of doing things, the PPC will shift outward, बाहर की ओर शिफ्ट हो जाता है PPC, and to the right showing, and to the right or showing that more of both goods can be produced than before। इसका क्या मतलब है? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को बताता है कि दो गुड्स में हम कैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कर सकते हैं, जैसे कि एक तो आपने ये देखा कि लिमिटेड रिसोर्सेज जब आपका था, लेकिन हम कह रहे हैं जब साइंटिस्ट लोग कुछ ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी अच्छी बना लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बना लेते हैं जिससे कि और ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, कम समय में कम रुपए में ज़्यादा आउटपुट निकल सकता है, उस केस में हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व थोड़ा आगे खिसक जाता है। क्या फिर लिखा है, देखिए लिखा है ना, ये देखिए पीपीसी विल शिफ्ट आउटवर्ड, बाहर की ओर शिफ्ट हो जाता है, ये बाहर की ओर शिफ्ट हो जाता है, पीपीसी विल शिफ्ट आउटवर्ड, और बाहर की ओर जब यहाँ से पीपीसी यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो एंड टू द राइट में शिफ्ट हो जाता है, और क्या बताता है, शोइंग दैट, क्या दिखाता है, मोर ऑफ गुड्स एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड देन बिफोर, पहले की अपेक्षा अब कुछ ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे। तो अब क्या है, अब ये यहाँ पे ग्राफ आ जाएगा, जो आपने अभी इससे पहले सीखा था। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें सिखाता है दो गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशन, और जब साइंटिस्ट या इंजीनियर्स नई टेक्नोलॉजीज लाते हैं, डिस्कवर करते हैं, तो उसके बेसिस पर हमारा जो प्रोडक्शन है वो एकदम से जंप करता है, और यही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का हमें बताता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। आज हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास पूरी ओवर हो चुकी है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत टेक्निकल चैप्टर है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से बारीकी से समझेंगे। तो डिमांड एंड सप्लाई का एक भी वीडियो मत छोड़िएगा दोस्तों, तो चैनल के साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।